तो मैं अरविंद अलबेला आप लोगों को ऑप्टिक्स टॉपिक्स का कंटिन्यू वीडियो डालते आ रहे हैं। आज जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक्स का नाम देख लीजिए 9.5.3 मतलब नंबर चैप्टर का 5वां टॉपिक का तीसरा भाग हम लोग अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक का नाम है पावर ऑफ लेंस। थोड़ा इसको समझ लेते हैं, 1-2 सेकेंड ध्यान देना है सिर्फ। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ मतलब जिसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा उसका पावर कम होगा और जिसका पावर कम होगा उसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। दी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। तो इसको लिखेंगे दी, कॉपी कलम उठा लीजिए, लिखना शुरू कर। दी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस कहते हैं। मतलब यदि एफ लार्ज होगा, याद रखिएगा, जिसका फोकल लेंथ बड़ा होगा उसका पावर स्मॉल होगा। पावर क्या होगा? इसी को कहते हैं रेसिप्रोकल। उल्टा कर, इसको लार्ज स्मॉल कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा। मतलब छोटे फोकल लेंथ वाला का पावर ज़्यादा होता है और पावर ज़्यादा वाला का फोकल लेंथ कम होता है। तो दी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। दूसरा भी कहा जाता है वह एबिलिटी ऑफ लेंस जिसके कारण वो इनकमिंग रे ऑफ लाइट और आउटगोइंग रे ऑफ लाइट को, मतलब इनकमिंग रे ऑफ लाइट और रिफ्लेक्टेड रे को बैलेंस करता है। सच एबिलिटी ऑफ लेंस ड्यू टू व्हिच इट कन्वर्ज और डाइवर्ज द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। वह एबिलिटी लेंस का, वह एबिलिटी मतलब वह योग्यता किसी भी लेंस का जिसकी वजह से आने वाली किरण को या तो प्रिंसिपल एक्सिस के अंदर की ओर मोड़ देता है या प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर की ओर। कौन से? जैसे मान लो कोई लेंस है, चाहे वो आँख में लगा हुआ है या माइक्रोस्कोप में लगा हुआ है या टेलीस्कोप में लगा हुआ, यही लेंस होता है कन्वेक्स। सब जगह यही रहता है। एक याद रखें, कन्वेक्स लेंस। माइक्रोस्कोप पूछेगा तो भी कन्वेक्स, सिंपल माइक्रोस्कोप पूछे तब भी कन्वेक्स लेंस, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूछे तब भी कन्वेक्स लेंस, वुमेन आई में पूछेगा तो भी कन्वेक्स लेंस, टेलीस्कोप में पूछेगा तो भी कन्वेक्स लेंस। मतलब सबसे ज़्यादा पावर कन्वेक्स लेंस का ही हम लोग यूज करते हैं। तो ये क्या होता है? ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो ऐसे कोई लाइट आता है तो ये ऐसे यहाँ किया, इसको बेंड कर देता है। तो यह एबिलिटी जो लाइट को ऐसे जाना चाहिए वो ऐसे मोड़ दिया, इसी एबिलिटी को हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस। तो ऐसे भी कर सकते हैं। और देखें, सच एबिलिटी ऑफ लेंस ड्यू टू which it converge or diverge the incident ray of light. That ability is known as power of lens. That ability is known as पावर ऑफ लेंस। लेकिन धड़फड़ाइए नहीं और हल चलाइए नहीं, वीडियो को कंटिन्यू खाली दिमाग लगा कर देखिए। उसके बाद आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, एक बार खाली लिख लीजिए वीडियो को आपका याद हो जाएगा। पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करना है तो रेसिप्रोकल मतलब विलोम होता है। मतलब देखते जहाँ स्मॉल है वहाँ लार्ज होगा, जहाँ लार्ज है वहाँ स्मॉल हो जाएगा। फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। मतलब पावर ऑफ लेंस को पी से लिखा जाता है लेकिन ये फोकल लेंथ पर डिपेंड करता है। पावर ऑफ लेंस डिनोटेड बाय पी, इसको पी से लिखा है, डिनोटेड बाय पी, और ये फोकल लेंथ पर डिपेंड करता है। इसीलिए फोकल लेंथ, जिसका फोकल लेंथ लार्ज होगा उसका पावर स्मॉल हो जाएगा। इतना याद रखना है। जिस लेंस का जितना छोटा पावर होगा, जैसे कोई कैमरा ही होता है तो उसका लेंस यदि जितना छोटा होगा उतना उसका पावर ज़्यादा होगा, और जिस कैमरा का लेंस बड़ा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पावर कम हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा लेंस के एबिलिटी पे। तो सच एबिलिटी ऑफ लेंस वो एबिलिटी ड्यू टू व्हिच, जिसके कारण कन्वर्ज मतलब तो अंदर लाना, डाइवर्ज मतलब दूर भाग जाना, या तो कन्वर्ज कर देता है या तो डाइवर्ज कर देता है इनकमिंग रेट लाइट को, उसको पावर ऑफ लेंस कहते हैं।
इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस. इट इज डिनोटेड बाय P. It is depend upon फोकल लेंथ. फोकल लेंथ पर डिपेंड करता है. फोकल लेंथ फार्मूला हो जाएगा इसका, फार्मूला हो जाएगा पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ. 1 फोकल लेंथ. फोकल लेंथ तो 1/f हो जाएगा, यही होगा फार्मूला. और फोकल लेंथ बड़ा हो जाएगा, फोकल लेंथ बड़ा हो जाएगा 1/पावर. 1/पावर. अब यूनिट देखेंगे, इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए. तो उसका यूनिट और डायमेंशन देखेंगे पावर का. पिक ले लीजिए अच्छे से. पावर ऑफ लेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस. किसी भी लेंस के फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल को हम पावर कहते हैं. पावर इज डिनोटेड बाय P. पावर ऑफ लेंस को P से लिखा जाता है. यदि फोकल लेंथ लार्ज होगा तो पावर स्मॉल होगा. ध्यान रखिएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करिएगा, यूज करिए सही से. यदि पावर स्मॉल है तो फोकल लेंथ लार्ज होगा, और यदि फोकल लेंथ लार्ज है तो पावर क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा. ये स्मॉल और लार्ज क्या होगा, एक एबिलिटी होता है लेंस का, जिसके वजह से वो किसी भी इंसिडेंट रे को ऑफ लाइट को अपने अंदर की ओर ले आता है या अपने से अपने प्रिंसिपल से दूर भेज देता है. वो पावर होता है. तो जिसका फोकल लेंथ कम होगा वो ज़्यादा बेंड करेगा, और जिसका फोकल लेंथ ज़्यादा हो वो कम बेंड करेगा. मतलब स्मॉल फोकल लेंथ हैज हाई पावर और हाई फोकल लेंथ हैज स्मॉल पावर. तो पावर ऑफ लेंस को P से फोकल लेंथ पर डिपेंड करता है. तो उल्टा था ना, स्मॉल लार्ज, इसलिए P इक्वल टू होगा 1/फोकल लेंथ. 1/f हो गया. तो फोकल लेंथ होगा 1/पावर. अब यूनिट और डायमेंशन इसका बहुत आसान है, जहाँ तक उम्मीद करते आप लोग लिख लीजिएगा. यहीं पे यूनिट समझ जाइए ना, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ पावर, इतने में समझ जाइएगा. यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस. क्या करना है वो, 1/फोकल लेंथ को मीटर में लिखना है. तो 1/मीटर हो जाएगा. इसको होता है मीटर इनवर्स. इसका नाम होता है डायऑप्टर. डायऑप्टर. किसी का आँख खराब हो जाता है तो 0.5 डायऑप्टर बोलता है डॉक्टर, या 0.1 डायऑप्टर का लेंस लगता है, मतलब लेंस का पावर होता है. तो पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या होता है, डायऑप्टर. ये पूछा गया कई बार बोर्ड में. पावर ऑफ यूनिट क्या होता है, डायऑप्टर. डायमेंशन तो आसान हो जाएगा. डायमेंशन फंसिएगा नहीं, नॉर्मल पावर नहीं समझिएगा. लेंस रहेगा तो अलग हो जाएगा. डायमेंशन ऑफ पावर ऑफ लेंस तो ये हो जाएगा 1/फोकल लेंथ का डायमेंशन L हो जाएगा. तो L इनवर्स हो. नॉर्मल डायमेंशन ये नहीं होता, ये पावर ऑफ लेंस का होता है. इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m0 L-1 और T0. इतना दूर का पिक ले लीजिए, उतर ले लीजिए, इतना दूर का ले लीजिए, फोकस करके इतना दूर फोकल डायमेंशन पिक ले लीजिए. इस तरीका से पावर ऑफ लेंस आपको डिपेंड, ये खत्म हो गया. इस पर एक फॉर्मूला, ये आपको क्वेश्चन बता देते हैं, उसको हम पढ़ाएंगे. दूसरा टॉपिक कम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इज कॉन्टैक्ट. तो पावर ऑफ लेंस में एक ही बात ध्यान रखना है, पावर इक्वल टू 1/फोकल लेंथ. पावर इक्वल टू 1/फोकल लेंथ, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन लगा लेते हैं. फोकल लेंथ दिया रहेगा तो पावर निकालना होगा, अब पावर दिया रहेगा तो फोकल लेंथ निकालना होगा. नॉर्मल से बात. प्रॉब्लम रिलेटेड टू पावर ऑफ लेंस. 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 देखिए, यदि किसी लेंस का फोकल लेंथ हमें दिया हुआ है ना, तो पावर निकाल सकते हैं. इफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 5 सेंटीमीटर में दिया रहेगा, याद रखोगे 5 सेंटीमीटर में दिया रहेगा. फाइंड द पावर ऑफ लेंस.
पावर ऑफ लेंस। तो कुछ नहीं दिमाग लगाना है, छोटा सा फॉर्मूला लिखना है। तो P इक्वल टू 1/f, 1/f, तो 1/5 सेंटीमीटर मीटर 100 से डिवाइड कर देंगे। जो मीटर बदलने के लिए ये मीटर 100 ऊपर रहता है, 100 अपॉन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और मीटर था यहाँ तो 20 मीटर इन्वर्स हो जाएगा। मीटर इन्वर्स डायप्टर बोलते हैं, 20 डायप्टर हो गया, बन गया 20 डायप्टर। तो याद रखिएगा 5 सेंटीमीटर जो फोकल लेंथ होता है, जिस भी लेंस का फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर होगा उसका पावर 20 डायप्टर होगा। अब देखिए, अब पावर ऑफ लेंस ही दे देगा। इफ पावर ऑफ लेंस इज 20 डायप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ, निकालना है। फोकल लेंथ आराम से निकल जाएगा। P इक्वल टू 1/f लिखना है, यही फॉर्मूला यूज करना बार बार। तो फोकल लेंथ को ऊपर ले लीजिए, 1 पावर लिखना है। पावर आपका कितना है 20 डायप्टर, तो यहाँ 20 डायप्टर लिखिए, ये हो गया 1/20। और एक डायप्टर का मतलब याद रखिएगा, 1 डायप्टर का मतलब होता है मीटर इन्वर्स को ही डायप्टर कहते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे मीटर इन्वर्स, और ये मीटर ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा मीटर अपॉन 20। तो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अपॉन 20 कैंसिल हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो जाएगा। मतलब सवाल आपका सही है। तो 5 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ दिया तो पावर 20 डायप्टर होगा, और पावर 20 डायप्टर देगा तो फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर होगा। जल्दी जल्दी पिक ले लीजिए। इस प्रकार आपका कंप्लीटली पावर ऑफ लेंथ क्लास 9th का हो, 10th का हो, 11 का हो, 12 का हो, जेईई मेन का हो, किसी भी क्लास का पावर ऑफ लेंथ होगा तो इससे ज़्यादा उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हमेशा पॉजिटिव होता है और पावर ऑफ कॉन्केव लेंस निगेटिव होता है। तो जब +5 डायप्टर दिया रहे तो बुझना वो कॉन्वेक्स लेंस का पावर है, और -5 डायप्टर दिया रहे तो समझना कॉन्केव लेंस का पावर रहता है। तो पावर ऑफ लेंस आल्सो मे बी पॉजिटिव एंड निगेटिव, ये पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। तो यदि कॉन्वेक्स लेंस होगा तो पावर पॉजिटिव होगा, यदि कॉन्केव लेंस होगा तो पावर निगेटिव होगा। तो लिखेंगे पावर ऑफ लेंस में एक लाइन और लिख लेंगे, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, नोट बना लेंगे इसका। ये तो नोट पिक कर लिया, एक बार समझ लो। प्रॉब्लम रिलेटेड टू पावर ऑफ लेंस हम पढ़ाएं क्या, 10 सेकंड से ज़्यादा समझाने में टाइम नहीं लगता है। फोकल लेंथ निकाल दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और पावर मांग रहा है, दिया गया है फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर और पावर मांग रहा है। तो पावर का फॉर्मूला लिखते हैं 1/f, और f सेंटीमीटर तो मीटर में बदल 5/100 हो जाएगा। 100 कहाँ से आ गया, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के डिवाइड कर दिए, ये 100 ऊपर चला जाएगा तो 20 मीटर इन्वर्स हो जाएगा। तो अब 1 मीटर में तो 20 डायप्टर हो गया। अब देखिए 20 डायप्टर ही दे दिए हम पावर, तो फोकल लेंथ नहीं, तो फोकल को पावर, तो 20 डायप्टर को ऊपर तो मीटर इन्वर्स है, ऊपर जाए तो प्लस मीटर हो जाएगा। 1 मीटर पर 100 सेंटीमीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर को 20 से बाद तो 5 सेंटीमीटर निकल जाएगा। धीरे धीरे यदि आप ये वीडियो देखते हो, तो जैसे जैसे आप वीडियो देखिएगा आपको समझने की शक्ति बढ़ता जाएगा। कंटिन्यू कोई वीडियो किसी एक सीरीज में देखते हैं तो समझ में, और ये कंटिन्यू सीरीज आपको ऑप्टिक्स यहीं पर मिलेगा। पूरे यूट्यूब पे कहीं आपको ऑप्टिक्स का सीरीज नहीं मिलेगा, कहीं कुछ पढ़ा रहा है, कहीं कुछ पढ़ा रहा है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि 9.1 से लेकर 9.5 से लेकर या 9 चैप्टर का पूरा वीडियो सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलेगा, अलवेला फिजिक्स क्लासेस, जहाँ पर कंप्लीट वीडियो एनसीईआरटी को लगातार डाला जाता है। यदि आप दिमाग लगा कर पढ़िएगा, दिल लगा कर पढ़िएगा, तो किसी और चैनल पर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, और कहीं और जगह भटकने की भी जरूरत नहीं है। एक बार यूट्यूब खोलिए, मस्त हो जाइए। दिमाग लगाइए कि इसमें नोट लिखना है, पावर 2 प्रकार का था। दी पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पूछा जाता है, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, किसी भी कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव होगा। जैसे P इक्वल टू +5 डायप्टर, मतलब इसका कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। लेकिन यदि पावर निगेटिव, पावर कहीं का निगेटिव, पावर ऑफ कॉन्केव लेंस होगा तो दी पावर ऑफ कॉन्केव लेंस, पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज निगेटिव, पावर निगेटिव होता है। तो P इक्वल टू -5 डायप्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कॉन्केव लेंस। अब सोचते हुए कि कॉन्केव लेंस का था, देख लीजिए डायग्राम में ऐसा होता है कॉन्वेक्स लेंस, डायग्राम पूछेगा तो ऐसा होता है कॉन्केव लेंस। जल्दी पिक ले लीजिए। कॉन्केव लेंस के बीच में पतला होता है, साइड से मोटा होता है, और कॉन्वेक्स में बीच वाला मोटा, साइड वाला पतला होता जाता है। इस प्रकार कंप्लीटली आपका पावर ऑफ लेंस खत्म हो गया। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक्स है
9.5.4 का कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कंटैक्ट। जब दो लेंस को कंटैक्ट में रख देंगे तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, उसका कन्वेक्स लेंस यदि दोनों रहेगा, कन्वेक्स लेंस ही पढ़ना है, तो पावर और मैग्नीफिकेशन दोनों बढ़ जाता है। तो जब दो थिन कन्वेक्स लेंस को कॉन्टैक्ट में रख देते हैं तो उसका पावर भी इंक्रीज कर जाता है और उसका मैग्नीफिकेशन भी बढ़ जाता है। पावर का मतलब देखिए, जैसे मान लो किसी आँख में, किसी सिंपल मनुष्य के आँख का पावर 4 डायोप्टर होता है और वो पावर घट के 3 डायोप्टर हो गया, तो 1 डायोप्टर का चश्मा लगा देगा तो 3 1 4 को देखने लगेगा। किसी का पावर 4 डायोप्टर से बढ़ के 5 डायोप्टर होगा तो उसको माइनस चश्मा लगा देगा, तो क्या होगा, फिर 5 से 1 घटा देगा तो फिर 4 हो जाएगा। इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन। इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ना है। इसका मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ा रहा है ना, तो इसका मतलब इसके आगे सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप पढ़ाने वाला है और ह्यूमन आई पढ़ाने वाला है। इसलिए पावर ऑफ लेंस जानना जरूरी है। हर एक टॉपिक उससे रिलेटेड होता है। जो पावर ऑफ लेंस नहीं समझेगा तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस नहीं समझेगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इसलिए किया जाता है कि 2 या 2 से अधिक पावर को हमको या तो बढ़ाना होता है या तो घटाना होता है। इसलिए हम लोग दोस्ती क्यों करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो लेंस को भी इसलिए कंटैक्ट में रखा जाता है कि उसके पावर को बढ़ाया जाता है या तो घटाया जाता है। हेडिंग होगा यही, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कंटैक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कंटैक्ट। Combination of thin lenses in contact. Combination of thin lenses in contact. When two thin lenses placed with contact, when two thin convex lens placed with contact, then their power and magnification increases. That phenomena is known as combination of thin lenses. Combination of thin lenses. Combination of thin lenses. बच्चों, किसी को वीडियो को देखने के लिए, कोई भी वीडियो यदि आप YouTube पर देखते हैं तो उसके लिए आपको फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए, दिमाग शांत हो तो वीडियो देखिए तो ज़्यादा फायदा होगा। आप यदि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से रिलेटेड वीडियो देखिए। आपको बोर्ड का एग्जाम तो बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। गेम मत खेलिए ना, बहुत खेल लिए आप लोग, समय बहुत नज़दीक आ गया एग्जाम का। जब कहते तो मुस्कुराहट के आप लोग टाल देते होइएगा कि मुस्कुरा देते हैं, ऐसे ही बोलते हैं तो, लेकिन ऐसा नहीं होता ना, समझना पड़ता है। तो आप टॉपिक को जब तक समझिएगा नहीं, फील नहीं आएगा। अब इसमें क्या टॉपिक सर समझना है, सर समझ लिए। अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया तो ध्यान दे दीजिए। अभी तक सर का नाम जो है अरविंद अलवेला फिर क्लास के डायरेक्टर। आपको बता रहा हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। व्हेन टू थिन लेंसेज, जो देखो जो सब लिखा हो वही सब करेंगे, वही सब होगा। व्हेन टू थिन लेंसेज है तो 2 थिन लेंस बना लीजिए। एक थिन लेंस ले लीजिए, सिंपल सा दिमाग लगाए। 2 थिन लेंस लेना है, ये पहला थिन लेंस हो गया। इसके कंटेक्ट में एक दूसरा थिन लेंस रख दीजिए, एक दूसरा थिन लेंस रख दीजिए। ये दोनों कंटेक्ट में जो कहें वही करके, इसके पावर को P1 मान लीजिए, इसके पावर को P2 मान लीजिए। और इस दोनों के बदला में एक इक्विवेलेंट लेंस आ जाएगा जिसका अकेले पावर होगा P, ये इसका अकेले पावर होगा P। इसका पावर जो P होगा वो P1 P2 के जोड़ के बराबर होगा। जैसे मान लो ये 5 डायोप्टर है, 5 डायोप्टर है और ये 6 डायोप्टर है। जब ये दोनों बराबर बन गए तो 11 डायोप्टर का हो जाएगा। तो ये होगा इक्विवेलेंट लेंसेज, ये होगा इक्विवेलेंट लेंस।
इक्विवेलेंट लेंस। यहाँ पर टू लेंस आर इन कॉन्टैक्ट, टू लेंसेस आर इन कॉन्टैक्ट में, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इसका पावर ऑफ मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगा। अब इस सिंगल लेंस को, इसका फोकल लेंथ f1 होगा, फोकल लेंथ f1 होगा, इसका फोकल लेंथ f2 होगा, इसका फोकल लेंथ क्या होगा, p होगा। तो इसका पावर निकालना होगा तो 1/f कर देंगे, सिंपल सा दिमाग लगाना। इसका पावर निकालना होगा तो p1 इजकल टू 1/f1 हो जाएगा। इसका पावर निकालना होगा तो p2 इजकल टू 1/f2 हो जाएगा। इतना ही फार्मूला का इस्तेमाल करना है। लेकिन 1/f निकालने के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस लेना पड़ेगा। पिक नहीं लेते, पिक ले लीजिए। इस केस में मैग्निफिकेशन को, एक लेंस का मैग्निफिकेशन m1 मान लेते हैं, इसका मैग्निफिकेशन m1 होगा मैग्निफिकेशन ऑफ फर्स्ट लेंस, m2 होगा मैग्निफिकेशन ऑफ सेकेंड लेंस, और m होगा मैग्निफिकेशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस। m होगा मैग्निफिकेशन ऑफ फर्स्ट लेंस, दूसरा होगा मैग्निफिकेशन ऑफ सेकेंड लेंस। ये हो गया इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन, इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन। तो m बराबर हो जाएगा m1 इंटू m2, ये प्रूफ करना हमको, जो कि p बराबर हो जाएगा p1 प्लस p2, पावर ऐड होगा, मैग्निफिकेशन प्रोडक्ट होगा, यही प्रूफ करना। अब इतना भी लिख देते तो नंबर आ जाएगा, लेकिन हम फिर प्रूफ कर देते हैं। इतना भी लिख दीजिएगा आपका तो नंबर आ जाएगा, नंबर नहीं कटेगा। इतना भी यदि आप अच्छे से लिख देते हैं, सजा के जैसे हम लिखे हैं, तो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में इससे ज़्यादा बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रूफ लिख देंगे थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। अभी तो समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है। टॉपिक क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। जैसे कि आप अकेले रहते तो पावर कम रहता है, आपके साथ ही आ जाता है तो पावर बढ़ जाता है। लेकिन लड़ाई होता है, मारपीट होता है, आप लोग बच्चा क्लास बहुत मारपीट करते रहते हैं, तो अकेले रहते हैं तो थोड़ा सा डर जाते हैं। लेकिन आपका भाई आ जाता है या पिताजी आता है तो पावर बढ़ जाता है। ये कोई लेंस अकेला था कमजोर, दो लेंस जब कॉन्टैक्ट में रहता है तो पावर बढ़ जाता है, बशर्ते दोनों लेंस कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए। तो जब दो कन्वेक्स लेंस को कॉन्टैक्ट में रखा जाता है तो उसका पावर बढ़ जाता है और मैग्निफिकेशन भी बढ़ जाता है। बस इतना छोटा दिमाग लगना। क्या करना है, दो लेंस को रख, दो लेंस लिए ना, P1 और P2, जिसका फोकल लेंथ क्या है, F1 और F2। इसका P1 का निकालना 1/f1, P2 निकालो 1/f2, अब पावर निकालना तो P1 प्लस P2। इसका मैग्निफिकेशन M1, इसका M2, तब इक्विवेलेंट M1 इंटू M2, इसका इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन हो जाएगा M, इसका इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन हो जाएगा M। ध्यान लगाना, इसका मैग्निफिकेशन हो जाएगा M, इसका मैग्निफिकेशन हो जाएगा M, इसका पावर होगा P, फोकल लेंथ होगा P। यही तीन चीज़ का रिलेशन है। तो अब इसका देखते हैं इक्वेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस। इसका इक्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट मेरा हेडिंग है इक्वेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस। डायग्राम वही रहेगा, इक्वेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस, इक्वेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस, इक्वेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस, इक्वेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस। चलिए हेडिंग लगा लीजिए, इक्वेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो इस ऑब्जेक्ट पहला लेंस से टकराएगा। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट ओ है जो ऐसे टकरा के इमेज यहाँ पर बनेगा आई, और इस सतह के कारण यदि दोनों मिले तो इमेज बनेगा आई डैश। मतलब ओ ये लेंस अकेले तो इमेज यहाँ बनता, दोनों में पावर बढ़े तो इमेज और नज़दीक आ जाएगा, है ना। तो रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट लेंस, व्हेन रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट लेंस, तो इसका इमेज डिस्टेंस को भी माने 1/v माइनस 1/u, इसका फोकल लेंथ को f1 माने तो 1/f1। इक्वेशन फर्स्ट हो जाए। तो दिमाग लगाना, जैसे फार्मूला था लेंस का 1/v माइनस 1/u, फ्रॉम लेंस फार्मूला से, फ्रॉम लेंस फार्मूला, ये कहाँ से आया, लेंस फार्मूला से। अब गौर कीजिए, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया,
व्हेन रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड लेंस, व्हेन रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड लेंस, जब रिफ्लेक्शन दूसरे लेंस से होगा तो जहाँ भी है ना वहाँ भी डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भी डैश। तो भी डैश 1/v डैश हो जाएगा। अब वहाँ u है वहाँ v हो जाएगा, इक्वल टू 1/f2 हो जाएगा। इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। दोनों का ऐड कर देंगे, खत्म कहानी। पहला लेंस का इमेज डिस्टेंस निकाल लेंगे, 1/f1 निकालेंगे, दूसरे लेंस के लिए 1/f2 निकाल लेंगे और दोनों को ऐड जोड़ देंगे। पिक लेना लिख लीजिए, इधर मिटा के बन जाएगा, आप लेंस का जरूरत नहीं है। अब इक्विवेलेंट लेंस होता है, दोनों लेंस के बदले में कोई सिंगल लेंस आ जाएगा, इसका नाम होगा इक्विवेलेंट लेंस। इक्विवेलेंट लेंस, इक्विवेलेंट लेंस when a single lens is used place of two or more lenses, their power, that power is same for all lens, that power is same, that single lens is called इक्विवेलेंट लेंस। इक्विवेलेंट लेंस, तो इक्विवेलेंट लेंस का पावर को P मान लेंगे, अब फोकल लेंस को F मानेंगे। पहले डायग्राम देखे थे, ये इक्विवेलेंट लेंस हो गया। वो दो छोटा लेंस जितने अकेले करेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट और रखेगा तो अकेले ये इमेज कहाँ पर बनेगा? V डैश पे बनाएगा, V डैश पे बनेगा, है ना। तो इसका जो मतलब फार्मूला हो जाएगा P इक्वल टू 1/f बराबर 1/v डैश 1/v डैश माइनस 1/u हो जाएगा। u कहाँ से कहाँ? P से O तक का u हो जाएगा, और P यहाँ कहाँ? P से O से P हो जाएगा, यही था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माइनस u, और P से v डैश हो जाएगा, P से v डैश हो जाएगा I डैश, ये I डैश है, हो जाएगा v डैश, ये हो गया। अब दोनों का ये हो गया आपको इक्विवेलेंट लेंस का इक्वेशन, ये थर्ड हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे हम? इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे, है ना। तो पहला लेंस का फोकल लेंथ पूछेगा तो 1/v माइनस u, दूसरे लेंस का फोकल लेंथ पूछेगा तो 1/v माइनस u इंटू, और इक्विवेलेंट का पूछेगा तो 1/v डैश माइनस 1/u। बहुत स्पष्ट है बच्चे, यदि रोक के आप वीडियो को देखिए तो एक भी वर्ड आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। NCERT का बुक सामने में हो, कॉपी किताब सामने में हो, और दिल लगा कर वीडियो देखते रहिए, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं भटकेगा। अरे फुल गारंटी है इसका। कितना अच्छा तो लिखा हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, व्हेन टू थिन कन्वेक्स लेंस प्लेस्ड विथ कॉन्टैक्ट देन पावर इज इंक्रीज, को पावर इंक्रीज कर जाता है। आगे लिखा मैग्निफिकेशन भी इंक्रीज कर, देखते कैसे इंक्रीज कर जाता है। सिंपल सा बात होगा कि जब दो लेंस को आपस में हम कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो उसका मैग्निफिकेशन और पावर दोनों बढ़ जाएगा। एडिंग क्वेश्चन 1 and 2 वी गेट एडिंग, यहाँ से ध्यान दीजिए, आप दोनों ऐड करना है। एडिंग क्वेश्चन 1 and 2 वी गेट एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। अब गौर कीजिए, इसको ऐड करके यहाँ भी है, यहाँ भी v माइनस v है, दोनों इसको हटा लीजिए, यही इक्वेशन आ जाएगा। ऐड करिए, अब क्या जो 1/v कैंसिल हो जाएगा, इधर से बचेगा 1/v डैश 1/v डैश माइनस v डैश, यहाँ माइनस 1/u बचेगा, इजिकल टू इधर से 1/f1, पहला इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन से 1 + f2 आ जाएगा। ऐसा ही सेम कहीं आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, इसका वैल्यू है 1/f, ये बैठा देना है,
तो ये इक्वेशन आपका हो जाएगा 3 और वो हो जाएगा 4, तो 3 और 4 से देखिए 4 हो गया, तो फ्रॉम 3 एंड 4 से, तो 3 का LHS उसके RHS के बराबर है, तो इसका LHS इसका RHS इसके LHS के बराबर हो जाएगा, मतलब इसके जगह पे मान रख दे 1/v माइनस 1/u बराबर मान निकाल चुके हैं, 1/v डैश माइनस 1/u, देखिए इसका टू लिखा है 1/f, तो ये जो दोनों मान है वहाँ पर 1/f रख लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/f, ये हो जाएगा 1/f इजकल टू 1/f1 प्लस 1/f2। क्यों हुआ ये लिखा हुआ है, वो नहीं लिखते थे कहीं, वो लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/p को बोलते p, ये हो जाएगा p1 प्लस p2, प्रूफ हो गया। इन दिस केस पावर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस इंक्रीज, जो ये इक्विवेलेंट लेंस है उसका पावर इंक्रीज कर गया, और हुआ कितना, जितना दोनों छोटा लेंस का पावर था। इट इज इक्वेशन ऑफ पावर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, इक्विवेलेंट लेंस का पावर। पहला केस का मैग्नीफिकेशन बताए थे, मान लो कि पहला का जो इमेज बनेगा मैग्नीफिकेशन ऑफ फर्स्ट लेंस, फर्स्ट लेंस का इमेज था v डैश लेंस, तो m1 बराबर v/u हो जाएगा। मैग्नीफिकेशन ऑफ सेकेंड लेंस m2 इजकल टू हो जाएगा v डैश अपॉन v हो जाएगा, m1 इंटू m2 निकाल देंगे, m1 इंटू m2, m1 हो जाएगा v/u और हो जाएगा v डैश बाय v से v कट जाएगा, और v डैश बाय v जो हो गया u, ये इसका मैग्नीफिकेशन है इक्विवेलेंट लेंस का, v डैश बाय u, ये हो जाएगा m, तो प्रूफ हो गया m बराबर m1 इंटू m2, m इजकल टू m1 प्लस m2, m इंटू m1 इंटू m2, इट इज इक्वेशन ऑफ इक्विवेलेंट मैग्नीफिकेशन, इट इज इक्वेशन ऑफ इक्विवेलेंट मैग्नीफिकेशन, इक्विवेलेंट मैग्नीफिकेशन। इस प्रकार आपको कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लेंसेज भी खत्म हो गया टॉपिक्स। अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। पिक ले लीजिए जल्दी इक्विवेलेंट लेंस का इक्वेशन का। अब जो हम पढ़ेंगे वो प्रिज्म में पढ़ेंगे। अभी तक आपने देखा एक लेंस से रिफ्लेक्शन, दो लेंसों से रिफ्लेक्शन, आप देखिएगा रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। टॉपिक्स 4 लिखे थे, उसमें से 2 टॉपिक्स आपका कंप्लीटली खत्म हो गया। तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक होगा कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लेंस, 9.4 होगा। 9.5 में होगा 9.6 में रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्रिज्म, रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्रिज्म, रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्रिज्म। मन लगा के वीडियो देखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम को एग्ज़ाम समझिए, तभी जाके कल्याण होगा। कल्याण नहीं होने वाला है जब तक पढ़िएगा मन लगा के नहीं। चलिए अब जो हेडिंग है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म और टॉपिक का नंबर है 9.6। उल्टा भी होगा, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। Refraction through prism. When any ray of light pass through any prism, then emergent ray bends towards the base of the prism, base of the prism।
that phenomena is known as refraction through prism. Refraction through prism. रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, बहुत गजब का टॉपिक है ये। VVI है, आ जाता है बोर्ड में लगातार। लॉन्ग क्वेश्चन में लेंस मेकर फार्मूला या रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल या प्रिज्म ही आता है, तीन ही लॉन्ग ही बनता है। हम गेस भी किए, जाकर देखिए आप अपने बुक के कॉपी नोट में पर जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर गेस में दिया गया है रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, ये पूछता है, VVI है ये। लेकिन हम लोगों को थिन लेंस से रिफ्रैक्शन पढ़ना रहता है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए थिन लेंसेज भी कहते हैं। यही लेंस है, ट्रेंगल की तरह होता है, ये ट्रेंगल हो गया। मान लेते हैं ये ABC एक प्रिज्म है, जहाँ चार चीज़ को ध्यान रखना। मान लेते हैं ये ABC एक प्रिज्म है, लेट अस कंसीडर ABC इज ए प्रिज्म, ABC ए प्रिज्म। तो एंगल A को बुलाता है बेस के सामने जो एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल A को बुलाता है बेस ऑफ प्रिज्म, जहाँ अकेले रहेगा, अकेला खुट्टा खड़ा रहेगा। और ये दोनों, ये जो साइड है इसको बोलते हैं BC को, सॉरी ये एंगल ऑफ प्रिज्म, ये BC हो गया बेस ऑफ प्रिज्म, BC हो गया बेस ऑफ प्रिज्म, और एंगल A हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। जब कोई लाइट किसी प्रिज्म से दो बार रिफ्लेक्शन होता है, एक बार ऐसे जाएगा नॉर्मल हो, ये पैरेलल हो जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे मुड़ जाएगा। बेस की ये इमरजेंट रे है, यह गौर से देखिए, इमरजेंट रे, यह है रिफ्रैक्टेड रे, और ये है आपको इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मतलब जो लाइट प्रिज्म पे पड़ेगा वो इंसिडेंट रे, जो अंदर में मुड़ जाएगा वो रिफ्लेक्टेड रे, और जो बाहर निकल जाएगा इमरजेंट रे। ये एंगल I हो जाएगा, ये एंगल R हो जाएगा, ये R डैश हो जाएगा, और ये E हो जाएगा। जल्दी नोट कीजिए। पिक लेना है, पिक ले लीजिए जल्दी जल्दी। तो मैं आपको पढ़ाया प्रिज्म, तो प्रिज्म के लिए आपको समझना क्या है, कुछ नहीं, कि व्हेन रे ऑफ लाइट, एनी रे ऑफ लाइट पास थ्रू प्रिज्म, जब कोई रे ऑफ लाइट किसी प्रिज्म से गुजरता है, व्हेन रे ऑफ लाइट पास थ्रू एनी प्रिज्म, कोई लाइट प्रिज्म से गुजरता है, तो इमरजेंट रे जो लिखा हुआ है इमरजेंट रे है, वो बेस की ओर मुड़ जाता है। इसी घटना को कहते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। मतलब लाइट जाना ऐसे चाहता है, ई सतह मोड़ के ऐसे ला दिया, और ये सतह मोड़ के दो बार रिफ्लेक्शन होता है। तो जब कोई व्हाइट लाइट या कोई भी लाइट किसी भी प्रिज्म से गुजरता है, तो उसके दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का होने के कारण दो बार रिफ्लेक्शन होता है। तो जो लाइट पड़ रहा है, मतलब ये लाइट पड़ रहा है, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हो गया, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, ये हो गया इमरजेंट रे ऑफ लाइट। मतलब आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण, ये इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच कुछ एंगल बनेगा, जिसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। यही निकालना हमको, और एंगल ऑफ प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बीच रिलेशन निकालना। तो लिखेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म, हेडिंग होगा एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ये लिख लिए, नोट कर लिए, मिटा दे इसको। डायग्राम को रहने दीजिए, डायग्राम यही काम देगा, एक और से डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, मिटा ही दीजिए। एंगल ऑफ डेविएशन, हेडिंग डालेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, हिंदी में जो समझते हैं इसका नाम होता है विचलन का कोण। डेविएट जो आप बोल जाते हैं, वही विचलन का कोण इसको हिंदी बोलते हैं।
विचलन का कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। देखो होता क्या है कि कभी हम लोग क्लास में पढ़ने के लिए आते हैं लेकिन बात एक चीज में चला जाता है, समझ नहीं पाते। जैसे ये प्रिज्म का दो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं, सीधा बनाना है। वैसे हमको थिन लेंस पढ़ना है, इससे ही पतला लेंस पढ़ना है। ऐसे सिंपल सा ट्रेंगल लेना है, ए बी और सी। इसका तो मान आपको पता है कि इसको बेस ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, इसको आपको पता है एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, इतना तो याद ही रखिए, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। और ये दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ए बी फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ए सी दो, मतलब ये भी लाइट को मोड़ेगा और ये भी मोड़ेगा, दोनों टकराएगा। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस और सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इस सतह का नॉर्मल यहाँ डाल लीजिए, जैसे ये झुका हुआ ऐसे नॉर्मल हो जाएगा, इसका नॉर्मल डाल लीजिए, इसका नॉर्मल ये हो जाएगा। अब कोई लाइट ऐसे आएगा तो यहाँ पर पड़ेगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे, फिर ऐसे मुड़ जाएगा, फिर ऐसे से ऐसे मुड़ जाएगा, यही हो जाएगा। तो लाइट को ध्यान से देखिए, इंसिडेंट रेट यदि पी क्यू इंसिडेंट रे है, क्यू आर रिफ्लेक्टेड रे है और आर एस इमरजेंट रे है, तो इस लाइट यदि नहीं मुड़ता तो ऐसे जाता, ऐसे एक और समझिए, ऐसे जाता, ये एक और समझिए, ऐसे जाता। ये जो मुड़ गया ये पीछे गया कि यहाँ मुड़ता, ये एंगल इतना मुड़ गया, ये हो डेल्टा, यही होगा एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब एंगल ऑफ डेविएशन को डेल्टा से लिखा जाता है। ये कहाँ बना है गौर कीजिए, इंसिडेंट रे, यह है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ऐसे आ जाता आगे, ऐसे तक इंसिडेंट रे। और ये होगा इमरजेंट रे, गौर कीजिए एकदम स्पष्ट हो गया, इमरजेंट रे, इमरजेंट रे। इन दोनों के बीच में एंगल बन गया, यही एंगल हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। ये डेल्टा हो गया एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल किसके बीच बना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच। गौर से देखें तो ये लाइट को ऐसे जा रहा था और ये बेचारा ऐसे मोड़ दिया और ये ऐसे मोड़ दिया, इसको पीछे को तो यहाँ पर दोनों कटिंग करेगा तो यहाँ एंगल बन जाएगा, ये इसका नाम होगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो द एंगल बिटवीन, 10th क्लास का बच्चा भी देख सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लास 10th और 12 का दोनों का सेम सिलेबस है, बहुत मैच करता है ऑप्टिक्स में। 10th का बच्चा किसी के भाई को पढ़ता हो तो उसको भी वीडियो दिखाइए अभी से, जरूर। वो CBSE से पढ़ता होगा तो अच्छा लगेगा, उसको समझ में आएगा, उसको एंगल ऑफ डेविएशन। वहाँ पूछता भी एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, आपको तो डेविएशन निकालना है, जब उसका डेफिनेशन है से काम चल जाएगा। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, सॉरी, एंगल इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। इसको डेल्टा से लिखा जाता है, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा, इसको डेल्टा से लिखा जाता है। तो आपतित किरण मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है इसको निर्गत का कोण बोलते हैं, विचलन का कोण बोलते हैं। तो डेल्टा का मान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल कितना है। एंगल ऑफ डेविएशन आल्सो डिपेंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द एंगल ऑफ डेविएशन depend upon refractive index ऑफ प्रिज्म। मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का म्यू है। लेट अस कंसीडर म्यू इज द
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। अच्छे से नोट कर लीजिए, कॉपी कलम लेके ही बैठा कीजिए ना वीडियो देखने के लिए, ऐसे बैठ जाते हैं। अरे खुश होने नहीं गया तुम लोग, पढ़ो ना मला। तो एंगल ऑफ डेविएशन, तुम लोग भी डेविएट हो जाते, बोरिंग लगता हो क्या? नहीं बोरिंग नहीं बुझाता है तुम लोगों को वीडियो देखने, तो वीडियो को रोक लो, कुछ देर के बाद देखो, सिंपल सा फंडा है, टॉपिक तो चलता रहेगा। एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन का कोण, ये आपतित किरण इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, मतलब पी क्यू हो गया इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, पी से क्यू, पी क्यू को बोलेंगे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये आने वाली है। आर एस हो गया इमरजेंट रे ऑफ लाइट, आर एस हो गया इमरजेंट, ध्यान दो तो याद ही हो जाए, रे ऑफ लाइट, और नहीं ध्यान दो तो कभी याद नहीं होगा। इन दोनों के बीच ऐसे ही जा गया था, ऐसे और ऐसे, यहाँ पर काट दिया तो डेल्टा हो गई। तो आपतित किरण और निर्गत किरण, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच जो कोण बनता है उसी कोण को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अब जाना चाहते थे लाइट ऐसे, लेकिन टकरा गया, दो बार हो गया ऐसे, तो यह इमरजेंट रे बेस की ओर मुड़ जाता है, जिसको बोलते हैं डेविएशन थ्रू ए प्रिज्म। तो एंगल प्रिज्म क्या कहता है? इसको कहता है मिनिमम डेविएशन थ्रू प्रिज्म। जब कोई लाइट थिन प्रिज्म से टकराता है, थिन प्रिज्म से टकराता है, तो उसका थिन प्रिज्म से टकराता है तो उसका मिनिमम डेविएशन होगा। तो हम लोग को यही क्वेश्चन पूछता है, टू फाइंड द मिनिमम डेविएशन थ्रू ए प्रिज्म, ये क्वेश्चन पूछता है। अब बोर्ड में कैसे सोल्व करना ये बताइए, इसका पिक तो ले लीजिए पहले, बोर्ड का एग्जाम के आप लोग सतर्क हो जाते हैं, उसे मन लगा के तो पढ़ते नहीं हैं। पाँच नंबर में क्वेश्चन अवश्य आएगा इस बार 2022 में। क्वेश्चन कैसे आएगा सो भी देख लीजिए, क्वेश्चन का रूप कैसे आएगा। अभी तक आप ये वीडियो को पीछे से नहीं देखे तो जरूर एक बार पीछे से देख लीजिए, और समझ में ज़्यादा आ जाए तो स्किप करके, लेकिन वीडियो जरूर देखिए। और अभी तक ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अलबेला फिजिक्स क्लासेस पे। कोई डाउट हो तो 7488443502 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर पर कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो 24 आवर आपका सुविधा जारी रहेगा। तो लिखेंगे क्वेश्चन कैसे आएगा, टू फाइंड द, क्वेश्चन आएगा टू फाइंड द मिनिमम डेविएशन थ्रू प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन थ्रू प्रिज्म। ये जो 4-5 क्लास जो ऑप्टिक्स का हुआ है, यदि 4-5 क्लास कंटिन्यू आप इस वीडियो को देखते आ रहिएगा तो कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है वीडियो में, और आपका कंप्लीटली ऑप्टिक्स याद ही हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली ऑप्टिक्स आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, टू फाइंड द मिनिमम डेविएशन थ्रू ए प्रिज्म। तो क्या, जब प्रिज्म जो पतला होता है, पहले समझिए तो हम डायग्राम बनाएंगे। व्हेन प्रिज्म जब पतला होगा तो डेविएशन भी मिनिमम डेविएशन तभी होगा जब कोई लाइट व्हाइट प्रिज्म से टकराता है। तो व्हेन व्हाइट लाइट कोलाइड विद थिन प्रिज्म देन डेविएशन इज मिनिमम। जब रोकने वाला ही कमजोर होगा तो ज़्यादा पास करेगा, तो यहाँ पर प्रिज्म ही पतला है तो डेविएशन भी क्या होगा, कम होगा। तो कम से कम डेविएशन होने के लिए प्रिज्म को भी पतला होना चाहिए। प्रिज्म को कैसा होना चाहिए, पतला होना चाहिए। किसके लिए, मिनिमम डेविएशन के लिए। मोटे प्रिज्म से नहीं होगा डेविएशन, ज़्यादा डेविएशन होगा। तो मोटा प्रिज्म से मैक्सिमम डेविएशन होता है, अब पतला प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन। तो हमको पढ़ना मिनिमम डेविएशन। तो व्हेन ऐसे लिखना है, सॉल्यूशन लिख के, व्हेन लाइट कोलाइड विथ थिन प्रिज्म देन मिनिमम डेविएशन थ्रू प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन थ्रू प्रिज्म।
प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन होगा, है ना। और मिनिमम डेविएशन को डेल्टा एम लिखा जाता है, डेल्टा एम निकालो, ये मिनिमम डेविएशन निकल, मिनिमम डेविएशन। और ए हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म, आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ई हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंट। कहाँ वासो देखिए, ये सब प्रिज्म था, लाइट ऐसे जा रहा था, ऐसे मुड़ गया, इसको आगे को बढ़ा दीजिएगा, इसको पीछे, यही डेल्टा हो गया, मिनिमम डेविएशन हो गया। और ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए को जोड़ दीजिएगा, तो डेल्टा प्लस एम को जोड़ दीजिएगा, तो ये जो आपको नॉर्मल था ये आई, और यहाँ जो नॉर्मल था ये ई, इन दोनों को जोड़ बराबर हो जाएगा। तो डेल्टा एम हो गया मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, कम से कम डेविएशन होगा। ए हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म, आई हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे का कारण बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। ए को बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, इमरजेंस एकदम आसानी से हो जाएगा। डेल्टा को एम को ए में जोड़ देंगे तो उतना ही मान निकलेगा जितना आई प्लस ई का मान हो जाएगा। और जब मिनिमम डेविएशन होगा तो आई और ई सेम हो जाएगा, और आई और ई सेम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए बराबर आई, और यहाँ पर भी आई हो जाएगा। तो इधर ही लिख लीजिए 2i बराबर डेल्टा एम प्लस ए, तो आई बराबर हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2। ये हो गया, जल्दी कीजिए। पिक ले लीजिए। जब व्हेन लाइट कोलाइड विथ थिन प्रिज्म, जब कोई लाइट थिन प्रिज्म से टकराता है, देन मिनिमम डेविएशन थ्रू ए प्रिज्म, तो प्रिज्म का डेविएशन लाइट का सबसे कम हो जाता है बेचारा, डेविएशन सबसे कम हो जाता है। और डेविएशन जब कम होगा तो उस एंगल ऑफ डेविएशन का नाम होगा डेल्टा एम, प्रिज्म का एंगल होगा वो ए, एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा आई, एंगल ऑफ इमरजेंट होगा ई, और डेल्टा एम को ए को जोड़ देंगे तो उतना ही मान निकलेगा जितना आई प्लस ई का मान होगा। तो डेल्टा एम प्लस ए बराबर हो जाएगा आई प्लस ई, और डेल्टा एम आई और आई ई बराबर हो जाएगा, जितना ये होगा उतना एंगल ये होगा, तो ये भी आई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i, यहाँ लिख जाएगा डेल्टा एम प्लस ए, तो आई का ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। अब मान लो डेल्टा एम आपको दे दिया 60 डिग्री, और एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया 40 डिग्री, और एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालने के लिए तो कुछ नहीं करना है, दे दिखा रहे ऑब्जेक्टिव में। तो आई क्या करना है, 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री अपॉन 2 कर देना, तो 100 डिग्री प्लस कितना 2, मतलब 50 डिग्री हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, बन हो गया। मतलब डेल्टा प्लस एम को का एवरेज, डेल्टा एम मतलब मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म का जो एवरेज होता है ना वही एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। समझ में आ गया आई निकालने का। तो ये रिलेशन किसके बीच हो गया, डेल्टा एम के बीच, आई के बीच और ए का। तो आई का मान वो याद रखिएगा, डेल्टा एम ऑब्जेक्टिव पूछ देगा प्लस ए अपॉन 2, आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, इट इज इक्वेशन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, इट इज इक्वेशन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इक्वेशन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। लिख ले लीजिए। चलिए अब क्या होगा, एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ जो अंदर लाइट आता है तो यहाँ भी एक कोण बनता है अंदर वाला, इसको बोलाता है आर, इसको बोलाता है आर डैश। तो एंगल ऑफ प्रिज्म का जो मान ए जो होगा वो आर प्लस आर डैश के बराबर होगा। यदि यहाँ पर 10 डिग्री होगा, यहाँ यदि 15 डिग्री तो ये 25 डिग्री होगा, है ना। डॉट खो 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 करता है। अब बहुत जल्दी आगे, बहुत जल्दी ख़त्म ही होने वाला है टॉपिक्स। कुछ टॉपिक्स में है कहाँ, ख़त्म हो गया ये डेविएशन थ्रू ए प्रिज्म। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था आपका ये प्रिज्म का। अब लास्ट में आपको लिखना है ए बराबर एंगल ऑफ प्रिज्म बराबर आर प्लस आर डैश। आर डैश का एक और समझिए, प्रिज्म बना लीजिएगा जहाँ एकदम क्लियर समझिए। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट था आई, और यहाँ जो मुड़ेगा ना यही बनेगा आर, और ये नॉर्मल से ये जितना पर ये बनेगा ये है आर डैश, बस हो गया।
इस दोनों एंगल का सम इसके बराबर हो जाएगा। तो आर बराबर आर डैश। और जब प्रिज्म थीन हो, पतला हो, व्हेन प्रिज्म इज थीन, जब प्रिज्म पतला है, देन तब ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, आर और आर डैश इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना आर प्लस आर डैश इक्वल टू ए, और आर आर डैश इक्वल है तो यहाँ आर लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है रे। तो आर प्लस आर इक्वल टू ए हो जाएगा। तो ये जाएगा 2r इक्वल टू ए हो जाएगा। तो निकल तो गया, मतलब 2r इक्वल टू क्या हो जाएगा वो अरे ए हो जाएगा। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। इट इज इक्वेशन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकल गया। जो पहला सरफेस से जितना रिफ्रैक्शन होगा दूसरा सरफेस होता है। प्रिज्म का 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, पहला सरफेस जितना रिफ्लेक्शन करेगा दूसरा सरफेस से उतना ही रिफ्लेक्शन करेगा। एकदम ध्यान लगाना है ना। तो एंगल ऑफ प्रिज्म दिया रहेगा तो आर मांगता रहेगा। इट इज इक्वेशन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तब देख रहे हो सब कट गया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस पे डिपेंड किया, एंगल ऑफ प्रिज्म पे। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म डिपेंड। अब एंगल ऑफ प्रिज्म को दे दिया मान लो 60 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मांग रहा है, तो आ जाएगा 60 डिग्री अपॉन 2 मतलब 30 डिग्री। प्रूव करने ये तो नहीं लिखना, यहीं तो करके सुनिए, तो हम तुमको एक्स्ट्रा समझा रहे हैं। चलिए नोट कर लो, जल्दी पिक ले लो। अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तपस्या है ये। अभी तक जो ज़िंदगी में मैंने जितने बच्चे को पढ़ाया है, जो जितना सक्सेस किया उसमें सबसे ज़्यादा सक्सेस वो बच्चा कर जाएगा जो कंटिन्यू दिल लगा के ये वीडियो देख लेगा। यदि निकाले अपना मोबाइल, सर्च कीजिए अलबेला फिजिक्स क्लासेस और देखिए इस वीडियो को, और दूसरे को शेयर कीजिए। फिजिक्स से डर नहीं समाप्त हो जाएगा तो फिर कहिएगा कोई सर हमको कहे थे कि पढ़ने से डर खत्म हो जाता है। सही में खत्म हो जाएगा रे। फिजिक्स से ये डर लगता है तो जरूर ये वीडियो देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा। तो आप लास्ट टॉपिक से है इक्वेशन कैसे शिफ्ट करना है, टू प्रूव करना है। टू प्रूव डैट ऐसे आ जाएगा। टू प्रूव डैट देखिए कितना आसान आएगा। डेल्टा मिनिमम डेविएशन बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। देखिए कभी कभी एनसीईआरटी इसको n-1 लिख देता है, n-1 इंटू ए। पर इसको समझ लीजिए, डेल्टा एम तो मिनिमम डेविएशन हो गया। ध्यान दो, यहाँ डेल्टा एम हो गया मिनिमम डेविएशन। ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए ना, ध्यान दे रहे हैं ना, वीडियो देख रहे तो नहीं देख रहे हैं ना। डेल्टा एम हो गया मिनिमम डेविएशन, म्यू हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ए हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म। तो मिनिमम डेविएशन किस पर डिपेंड किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे और एंगल ऑफ प्रिज्म को। इसी म्यू को कहीं कहीं एन लिख दिया जाता है, घबराइएगा नहीं। म्यू जो है वही एन है, मतलब म्यू और एन दोनों का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव। भूल जाना नहीं ना, समझ लो। म्यू इसको बोलते हैं और एन इसको बोलते हैं। ये दोनों का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है। पहले के टीचर ऐसे लिखता था, एनसीईआरटी में आप ऐसे लिखता है। यही प्रूफ करना है। तो प्रूफ इसके लिए इतना चीज़ जरूरी था प्रूफ करने के लिए। अब ये प्रूफ हो जाएगा लास्ट में। यही है डेविएशन थ्रू ए प्रिज्म। नोट नहीं कराया तो कर लो जल्दी जल्दी, हर एक लाइन अपने अपने कर। एक और समझना है तो समझिए लो ना, नहीं अभी तक समझो तो पीछे फिर से समझ लो। ए है एंगल ऑफ प्रिज्म, तो आर प्लस आर डैश, ये आर और ये आर डैश के बराबर हो जाएगा। आर आर डैश सेम है तो ये आर डैश के बराबर भी आर आ जाएगा। तो आर आर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। याद ही तो हो गया, r इक्वल टू a/2 और 2r इक्वल टू a। इसी से ये प्रूफ हो जाएगा। मिटा दे, चलिए। लास्ट टॉपिक है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, उसका खत्म करेंगे ये वीडियो को हम, और अगला वीडियो अगले समय में देखेंगे, क्योंकि एक समय बहुत ज़्यादा वीडियो देखने से भी नहीं काम करता। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बुझाए तो रुक रुक के देखिए ना। 1 घंटा का वीडियो होता है 2-3 बार में देखिए, 20-20 मिनट ही देखिए, रोक के देखिए वीडियो को, रेस्ट लेके देखिए, लेकिन देखिए जरूर वीडियो को, किस्मत बनाना है ना। अब आते हैं हम लोग क्या क्या सीधे हैं। देखो एक इक्वेशन हम लोग का निकला था, डेल्टा एम बराबर कितना, डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 बराबर आई निकला था, और आर का मान निकला था a/2, ये निकला था। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ से म्यू बराबर होता है साइन आई बाय साइन आर, तो म्यू बराबर
साइन साइन छोटा एंगल के लिए छूट जाएगा, आई हो जाएगा, तो ये डेल्टा हो जाएगा साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन आर के साइन ए बाई टू। ये एक फार्मूला हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इट इज इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कुछ नहीं करना, आई आर का मान बैठा देना है, कुछ करना कहाँ है, आई आर का मान नहीं करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम लोग पता है कि साइन 0 डिग्री होता है, साइन साइन हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि यदि साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है तो ये सारा एंगल यदि छोटा है तो साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू बराबर डेल्टा एम प्लस ए बाई टू, साइन कट जाएगा, यहाँ भी ए बाई टू आ जाएगा। तो म्यू बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल्टा एम प्लस ए बाई टू और पूरा का टर्म लिखना है ए बाई टू। तो ये टू भी क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और म्यू बराबर हो जाएगा आपका डेल्टा एम प्लस ए अपॉन ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, डेल्टा एम प्लस ए इक्वल टू म्यू ए, तो डेल्टा एम बराबर हो जाएगा म्यू ए माइनस ए। अब यहाँ से ए कॉमन हो जाएगा तो म्यू माइनस ए वन, यही प्रूफ हो गया। इट इज इक्वेशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। इट इज इक्वेशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन जल्दी फिक ले लो, फिर वीडियो बंद नहीं हो रहा है। चलो ये प्रूफ हो गया। लास्ट बस एक लाइन समझ लीजिए, क्योंकि 9.7 में टॉपिक्स दे दिए थे हम शुरुआत में, तो उसको ख़त्म कर लेते हैं 9.7 को। 9.7 में है डिस्पर्सन ऑफ लाइट प्रिज्म, बस डिस्पर्सन बाय प्रिज्म। डिस्पर्सन बाय प्रिज्म पहले से ही जानते हैं आप लोग कि जब कोई व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से गुजरता है तो 7 डिफरेंट कलरों में टूट जाता है, जिसको हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। बस डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसमें इक्वेशन आ रहा है नहीं, नोट इक्वेशन, बस एक लाइन लिखना बस हो, तो टॉपिक लिख देते इसलिए 9.7। कल के वीडियो में हम लोग 8 और 9 देख लेंगे, कम ये खत्म हो जाएगा, मतलब ऑप्टिक्स आपका ऑप्टिक कंप्लीट। यस, कल 12 बजे होगा कि नहीं फ़ोन करना, परसों कर लेंगे। हाँ कल छोड़ दो, बहुत कंटिन्यू हो गया, वीडियो भी ओवर हो गया। इतना वीडियो देखने के दर्शन आप 15 दिन क्लास महीना का भी हो गया कंप्लीट। डिस्पर्सन बाय प्रिज्म, डिस्पर्सन बाय ए प्रिज्म। जब कोई व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से गुजरता है तो 7 डिफरेंट भागों में टूट जाता है, जिसको हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। बस व्हेन एनी white light passing through any prism then it split into 7 different color because all different color has different wavelength that phenomena is known as dispersion of light। डिस्पर्सन ऑफ, यहाँ पे एक प्रिज्म बनाना है, जैसे बुझिएगा तो सबसे ऊपर में रेड रहेगा, सबसे कम डेविएट होता है, और सबसे नीचे में वायलेट रहेगा। तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए डेविएशन कम होता है। अब वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसलिए ज़्यादा डेविएशन होता है। 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 होगा। सबसे ऊपर में रेड का ज़्यादा पोर्शन होगा, रेड कलर होगा, उसका येलो का और सा जगह कम होगा, उसका ब्लू होगा। इस तरह का 5 कलर देखो, 2 कलर वायलेट इंडिगो नहीं दिखाई देता क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत कम होता है। तो 7 डिफरेंट कलरों में टूट जाता है। व्हेन एनी व्हाइट लाइट, जब कोई व्हाइट लाइट पास थ्रू एनी प्रिज्म, किसी प्रिज्म से गुजरता है, इट स्प्लिट टू 7 डिफरेंट कलर, जैसे 7 भागों में टूट जाता है। और डिफरेंट कलर हैज डिफरेंट वेवलेंथ, इसलिए डिफरेंट कलर टूटा के सातों का वेवलेंथ अलग अलग होता है। दैट फिनोमेना इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसी के कारण रेनबो बनता है, जो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि रेनबो कैसे बनता है। फिर देखना प्राइमरी रेनबो क्या होता है, कल यही सब क्लास बढ़ेगा नेक्स्ट का। प्राइमरी रेनबो क्या होता है, फिर सेकेंडरी रेनबो क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग फिर में इसी का रेनबो का कारण देखेंगे। रेनबो का देखेंगे कुछ घटना। रेनबो का कुछ घटना देखने के बाद हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ेंगे, और उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर, उसका ह्यूमन नाइट, उसका माइक्रोस्कोप, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो वो क्लास तो बहुत लंबा भी नहीं होगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, बहुत छोटा वीडियो बनेगा, नेक्स्ट वीडियो बनेगा, वो 40 से 50 मिनट में आपका जो ये लेक्चर नंबर था, ये 5 लेक्चर नंबर 4 कहा जाए, एक भी छोटा बन गया था। लेक्चर नंबर ये 5 है ऑप्टिक्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ से प्रिज्म बहुत ज़रूरी था पढ़ना, है ना। प्रिज्म बहुत ज़रूरी था, और इसमें जो डेल्टा एम का जो इक्वेशन पढ़े उसको तो एकदम नोट ही कर लीजिएगा कि वही परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। पिक लेना, जल्दी पिक ले लीजिए। ओके।